नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द सुधांशु शो में, जिसमें हम करते हैं एक अपनी बेबाक मुलाकात और उस ऐसे शख्स से जिसने अपनी मेहनत और लगन के दम पर कुछ नया मुकाम हासिल किया है। आज हम मिलवाते हैं आप सभी को डॉक्टर नीलेश गुप्ता से और रॉयल फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटी सेंटर में एज ए डायरेक्टर के पद पर कार्य भी कर रहे हैं और लोगों को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो डॉक्टर नीलेश गुप्ता, आपका बहुत सारा स्वागत है। नमस्कार। हमारे एक जानने वाले हैं, उनकी बिटिया है और वो शुरू से ही चल नहीं पाती है। ओके। तो क्या इस तरह से फिजियोथेरेपी में कुछ इस तरह का कर जी। किया जा सकता है? फिजियोथेरेपी आज बहुत ही वास्ट है सर, क्योंकि विदाउट फिजियोथेरेपी कोई भी सर्जरी सक्सेसफुल नहीं। प्री एंड पोस्ट सर्जरी फिजियोथेरेपी होती है। एंड जहाँ तक आपका सवाल है कि बच्चे चल नहीं पा रहे हैं, जी चल नहीं तो वो कई कारणों से होता है कि उसको बाय बर्थ वो प्रॉब्लम आई है या वो किसी एक्सीडेंट की वजह से जो है चल नहीं पा रही है। तो पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी में बहुत स्कोप है और नो डाउट आज हम इतने एडवांस हो चुके हैं कि विद इन एक सीमित दायरे में, सीमित टाइम में हम उसकी रिकवरी कर सकते हैं। क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट की आइज़ जो है वो एज ए सर्जन से भी स्ट्रॉन्ग होती है। आप देखेंगे कि हम लोग का पेशेंट जो भी कब हमारे डोर से आता है केबिन तक, तो 90% हम उसको उसी में डायग्नोज कर लेते हैं। अच्छा, देखा और जी जी कर लिया। क्योंकि आपके चलने से हम आपका सारा मूवमेंट, आपके पेन को पकड़ते हैं। रहा 10%, तो वो हम लोग अपने स्पेशल टेस्ट से जो है आपको डायग्नोज कर लेते हैं कि प्रॉब्लम एक्चुअल कहाँ है। कहीं भी जाएंगे तो पहले विदाउट इन्वेस्टिगेशन कोई प्रोसीड नहीं करता है। बट हम लोग फिजियोथेरेपी में ये है कि हमें सिखाया जाता है, हमें इतना ट्रेन किया जाता है कि हम अपनी स्पेशल टूल से विदाउट इन्वेस्टिगेशन उसको डायग्नोज करें, उसको बेस्ट ट्रीटमेंट करें। फर्दर अगर कभी ये होता है कि हम डायग्नोसिस कहीं चूक रही है तो इन्वेस्टिगेशन होता है। बट हम लोग पेशेंट्स का बहुत पैसा बचाते हैं कि जो है महंगे MRIs और वो करा के आता है। हम विदाउट MRI और बहुत सारे जो है स्पेशल टूल से उनको जो है डायग्नोज कर लेते हैं और परफेक्ट ट्रीटमेंट दे पाते हैं। जनरली हमने देखा हुआ है कि अगर आपको प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई, कहीं पैर में दर्द है, बहुत ज़्यादा एक्यूट पेन हो रहा है, तो आपने जो ऑर्थोपेडिक होते हैं वो देखते हैं, एक्सरे करते हैं, फिर जब हार जाते हैं तो फिर कहते हैं यार MRI करा के लाइए। तो हमें लगता है कि उन सब से एक बार और जी फिर फिजियोथेरेपी में जाना चाहिए। हाँ, आपको दर्द होता है तो आप सोचते हैं कि मैं किसी ऑर्थोपेडिक के पास जाऊँ या किसी डॉक्टर से दवा ले लूँ और हम दवा खा के पेन को तो सबसाइड कर लेते हैं। लेकिन हर वर्ग को सोचना पड़ेगा कि अगर अपने पेन को परमानेंट क्योर करना है तो हमें फिजियोथेरेपी ही बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि जब आप पेन किलर खाते हैं तो वो एक टेम्परेरी बेस पे आपका पेन सबसाइड करता है, बट वो किडनी के ऊपर बहुत अफेक्ट करता है, सारी चीज़ें हैं। जी, पेन किलर तो बहुत नुकसान है। जी, तो एज ए मैं फिजियोथेरेपिस्ट ये कहूँगा, एवरी पेन हैज़ अ ट्रीटमेंट इन फिजियोथेरेपी। तो लोगों को चॉइस करना चाहिए कि पहले फिजियोथेरेपी में जाए। फिजियोथेरेपी से थोड़ा सा हट के बात करते हैं कि अगर डॉक्टर नीलेश अगर फिजियोथेरेपिस्ट न होते, राइट, तो क्या होते? ये बड़ा क्वेश्चन है। अगर फिजियोथेरेपी नहीं चूज़ करता तो नो डाउट मैं किसी सामाजिक जो है कार्य में ही होता, साथ में जो बिजनेस है फैमिली का या कुछ नया बिजनेस में करता ही। बट मुझे ये प्रोफेशन इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ सेवा है। जी, है ना। तो मुझे हमेशा लोगों से जुड़ के रहना अच्छा लगता है, तो फिजियोथेरेपी इसीलिए चूज़ किया जो है। आप अपने बारे में, अपने बचपन के बारे में कुछ बताएं। मैं एक्चुअली मूलतः आजमगढ़ शहर के जो है एक गांव से बिलोंग करता हूँ, जहाँ पे कि ट्रेडिशनल जो है हमारी पढ़ाई लिखाई जो है और हमारे जो ट्रेडिशनल बिजनेस है उसके साथ साथ हम लोगों ने अपनी पढ़ाई पूरी की। चूँकि मेरी मदर का सपना था कि मैं फैमिली बैकग्राउंड में ना जाऊँ, थोड़ा सा उन्होंने पढ़ाई के ऊपर फोकस किया और हम वहाँ से जो है हाई स्कूल करके फिर वाराणसी सिटी में आ गए। यहाँ हमारी 10+ की एजुकेशन पूरी हुई। उसके बाद
हम लोग एक पड़ाव आया कि जो है कि हमें कैरियर क्या चुनना चाहिए, क्योंकि मेरी मदर कहती थी कि कुछ अलग करना है। तो हमने यहाँ पे आके तैयारी की और एक बाय सडन जो है हमारा MBBS में नहीं हुआ। और तो हमारे मेरे चाचा हैं जो है डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता जी, उन्होंने मुझे कहा कि ज़रूरी नहीं कि हमको MBBS ही करना है, यही एक कैरियर नहीं है, हमारे पास और भी ऑप्शन है। ऑप्शन आ जाए। जी जी। तो हम कई डॉक्टरों से मिले और उसके बाद हमें फिजियोथेरेपी के बारे में पता चला। तो जब हमें इस चीज़ का ज्ञान हुआ कि फिजियोथेरेपी आने वाले टाइम के लिए एक बहुत ही अच्छा विकल्प है, तो हम वहाँ से निकलकर इस फिजियोथेरेपी प्रोफेशन को चूज़ किया। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि आपने अपना ट्रेडिशनल बिजनेस अपनी माँ के सपनों को साकार करने के लिए आपने छोड़ दिया। जी जी सर। तो अभी आप कैसा फील करते हैं? ये आपका जो चूज़ किया था आपने, जो आप किया करियर, अभी आप हमारे ख्याल से मोर देन 12 प्लस ईयर्स। तो अभी कैसा फील करते हैं आप? बहुत ही टफ चैलेंज रहा मेरे साथ। बहुत ऐसे एक इंसिडेंस हुआ मेरे साथ जी जी। कि मुझे लगा कि कहीं मैं कैरियर गलत तो नहीं चूज़ कर रहा हूँ। तो हुआ क्या कि हम जब यहाँ से हमारी काउंसलिंग थी इंदौर में, तो हमारी सारी ट्रेनें जो है वो कैंसिल हो गई। जी जी। तो एक बार लगा कि गॉड हमें इंडिकेशन दे रहा है कि मत आओ। मत आओ। तो बट हमारे जो मेरे आइडियल हमारे अंकल हैं अशोक गुप्ता जी, उन्होंने कहा बेटा देखो हारना नहीं है, ये सारी चीज़ें आती है, हमको एग्ज़ामिनेशन देना पड़ता है। तो किसी ना किसी दूसरे माध्यम से हम लोग इंदौर पहुँचे। जब हम लोग इंदौर पहुँचे, वहाँ हमारी काउंसलिंग हुई, तो हमें पता चला कि हाँ अब हम यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। 2004 में मैंने वहाँ फिज़ियोथेरेपी स्टार्ट किया। बहुत सारे अप एंड डाउन्स आए फिज़ियोथेरेपी के प्रोफेशन में, बहुत सारा निगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक मिला जो है। और नो डाउट 2010 में हमने बैचलर्स कंप्लीट किया इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से। देन हमारा जो है कि थिंकिंग थोड़ा सा और बदला, कुछ हाई ग्रेड का जो हमने सोचा, तो हमने मास्टर्स इन फिज़ियोथेरेपी मैंगलोर से करने लगा। जी जी। तो हम आगे बढ़े मास्टर्स के लिए। तो हमने श्रीनिवास कॉलेज ऑफ फिज़ियोथेरेपी मैंगलोर शहर से, जो कर्नाटका में पड़ता है, तो वहाँ से हमने जी इस ऑर्थो एंड स्पोर्ट्स में मास्टर स्पोर्ट की। वैसे सर अगर देखा जाए तो काफ़ी टफ कंपटीशन है हर जगह भी, किसी भी कंपटीशन हर जगह है। तो आप यहाँ आए तो क्या आपने सीधा अपने आते ही रॉयल फिजियोथेरेपी खोल दिया? नो 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 सर, ये स्टार्ट हर चीज़ का एक बेसिक जो है सिस्टम होता है, एक प्लानिंग होती है। जी जी। पहले मैं यहाँ के कई हॉस्पिटल्स में जो है मैंने जॉब किया और वहाँ पे ट्रेनिंग ली और जो है अपने नॉलेज को ब्रशअप किया। जो है जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहा, तो मैंने जो है इस रॉयल फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटी सेंटर का फाउंडेशन 2015 में इस्टेब्लिश किया। जो है फिजियोथेरेपी में आज एक सेक्टर नहीं है सर, आप देखेंगे ऑर्थो में, स्पोर्ट्स में, न्यूट्रिशन में, जीरियाट्रिक, पीडियाट्रिक, न्यूरो, बहुत सारे डिपार्टमेंट है और हर एक वर्ग को इसकी ज़रूरत है। माउथ टू माउथ पब्लिसिटी से जो है हमारा जो है क्लिनिक डे बाय डे इंक्रीज़ होता गया, पेशेंट का ग्राफ। हमारे अच्छे जो है जो टीम, हमारी सपोर्ट जूनियर टीम, हमारे मित्र लोगों का जो सपोर्ट रहा, उसके थ्रू धीरे धीरे हमने क्लिनिक को इस्टेब्लिश किया। हमने 4 ब्रांचेस ओपन जी जी। इससे बहुत टफ रहा और कुछ जो टाइम पैंडमिक रहा जो है कोरोना का, जी जी, उस टाइम में हमारे साथ तो बहुत ट्रेजेडी रही, लेकिन हमने हार नहीं मानी। जो टीम मेंबर्स थे वो सभी लोगों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया। हमने उसमें अपनी फिजियोथेरेपी सेवाएं जारी रखी। हमने हॉस्पिटल्स में विज़िट किया, यहाँ वहाँ गया। सबको उस कोविड में जो है लंग्स की प्रॉब्लम ज़्यादा आई, तो हमने चेस्ट फिजियोथेरेपी से लोगों को कोरोना से बाहर किया। और आपकी वाइफ का कितना सपोर्ट रहता है? वाइफ मेरी जो है 100% मेरे साथ सपोर्ट रहती है। वो हर टाइम मुझे मोटिवेट करती है। हमारी वाइफ जो है वो न्यूट्रिशनिस्ट है। एक छत के नीचे हमने रॉयल फिजियोथेरेपी रिहेबिलिटी सेंटर को चेंज करने के लिए हम लोग रॉयल फिजियोथेरेपी न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर सेंटर चेंज कर रहे हैं।
अब तो सर एक सवाल बनता है कि आपने जब शादी की तो जानबूझ के न्यूट्रिशन से शादी की या फिर बाद में? नो 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 नो, एक्चुअली माय वाइफ इज़ फार्मासिस्ट एक्चुअली। ओके ओके ओके। सो जब मेरे साथ आई तो मेरा जो है एक वे ऑफ थिंकिंग बदल गया जी। बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड आने लगा, क्योंकि वो भी मेडिकल बैकग्राउंड से ही थी जी, जी। और उनका सपोर्ट हर चीज़ में मेरे लिए बहुत पॉजिटिव रहा है। और जब वो फार्मासिस्ट रही हैं तो उन्होंने हम मेरे साथ यहाँ मुझे क्लिनिक में भी ज्वाइन किया और हमारा धीरे धीरे प्लानिंग बना कि क्यों ना हम फिज़ियोथेरेपी में जो और भी बेसिक नीड है हम उसको पूरा करें। जैसे कि आज हर वर्ग को न्यूट्रिशन की सख्त ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि फिज़ियोथेरेपी हम कर रहे हैं तो आप 100% क्योर हो ही गए, उसके साथ परफेक्ट न्यूट्रिशन बैलेंस होना ज़रूरी है। जी जी जी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि वो मेरा बहुत बड़ा सपोर्ट है। तो थैंक्स टू माय वाइफ कि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया था। वैसे हमारा इंटरव्यू अगर वो मैडम सुन रही होंगी तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। और मैं तो सर फ़ैन हो गया आपका। और आपने सर हमें इतना टाइम दिया, द सुधांशु शो को इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. चलते चलते कुछ हमारे दर्शकों के लिए आप 2 शब्द बात बताएं। आज की युवा पीढ़ी को एक सोचना चाहिए कि फिजियोथेरेपी भी एक बेस्ट कैरियर हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप MBBS या जो है डेंटल या होम्योपैथिक कुछ भी करें। फिजियोथेरेपी में बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने को, और हम अगर चाहें तो एज ए फिजियोथेरेपिस्ट अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि पहले लोग फिजियोथेरेपी को एज ए मसाज के लेवल में समझते थे, लेकिन आज फिजियोथेरेपिस्ट सर्जन्स के साथ खड़ा है। वो अपने नॉलेज को एक सर्जिस एनहेंस कर रहा है और हर सर्जरी को, बड़ी बड़ी सर्जरीज को प्रिवेंट कर रहा है। आज आप नी के केस में देखिए कि आपका नी जो है ट्रांसप्लांट होने से बच जा रहा है। अगर प्रॉपर फिजियोथेरेपी, अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट रहेगा तो वो आपकी सर्जरी प्रिवेंट करेगा। और रिसेंटली आपने एक ओलंपिक की घटना सुनी होगी कि जो विनेश फोगोट ने कहा कि अगर फिजियोथेरेपिस्ट हमारे साथ होता तो हम बेटर जो है मेडल्स ला सकते। तो फिजियोथेरेपिस्ट का रोल सर बहुत है। जैसे सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना वक्त दिया हमें। जी सर। और आज के लिए इतना ही। अगली बार हम होंगे द सुधांशु शो में एक नए अतिथि के साथ। तब तक आप देखते रहिए, यूं ही अपना प्यार देते रहिए द सुधांशु शो को। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।